नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना की दूसरी लहर देश में अभी भी लगातार बनी हुई है और कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई के बीच मौतों की संख्या में मामूली सी गिरावट जरूर आई है। एक बार फिर उसमें बढ़ोतरी अब होने को हो रही है। 24 घंटे के अंदर देश में फिर 4000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है और कोरोना की तीसरी लहर का डर लगातार बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच लोगों के सिर पर एक नया खतरा मंडराने लगा है और इस नए खतरे का नाम ब्लैक फंगस है। देश भर में अपने पांव पसार रहे ब्लैक फंगस के आंकड़े 8000 की संख्या को पार कर चुके हैं। एक के बाद एक तमाम राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी अब घोषित कर दिया है और ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम भी अब शामिल हो चुका है। इस बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केस देश भर के साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक मिले केसों की बात की जाए तो यूपी में कुल 289 केस मिल चुके हैं और 19 लोग ब्लैक फंगस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सब के बीच लोग अभी तक पूरी तरह से ये नहीं समझ सके हैं कि ब्लैक फंगस असल में क्या है, ये कैसे काम करता है और किन लोगों को ब्लैक फंगस की वजह से सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने बहुत बेहद जरूरी हैं और इन जवाबों को जानने की कोशिश हम आज की चर्चा में करने वाले हैं। तो साथ ही ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए खतरे को लेकर सरकार की क्या तैयारियां और सरकार की तैयारियां कितनी काफी हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन जवाबों को जानने के लिए अगले 1 घंटे की आज हमारी चर्चा होने वाली है। इसमें हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर किलर कोरोना का काला साथी कैसे काम करता है, ये कैसे लोगों को बीमार करता है, कैसे लोगों की जान लेता है। साथ ही कोरोना का वार, ब्लैक फंगस की मार, इन दोनों से अब राज्य की सरकारें कैसे निपटेंगी, इसके लिए रोड मैप क्या है, क्या सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है। यूपी में ब्लैक फंगस के कहर के बारे में एक बार बता दें, लखनऊ में 109 मामले, अगर बात करें मेरठ की तो 33 मामले, नोएडा में 21 मामले, गोरखपुर में 8 मौतें बात करें तो लखनऊ में 4 मौतें अब तक हो चुकी हैं, मेरठ में 3 मौतें हो चुकी हैं, नोएडा में अभी तक एक भी मौत नहीं हुई, हालांकि 21 मामले सामने आए। तो वहीं अगर बात करें गोरखपुर की तो 8 मामले सामने, जिनमें से 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो अगर लखनऊ की बात करें तो सबसे अधिक मौतें लखनऊ शहर में हुई हैं, कुल 19 मौतें अब तक हो चुकी हैं। कुल केस 289 सामने आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यूपी में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। साथ ही अब इसमें सवाल यह भी उठता है कि 15 राज्यों में अब तक 9320 मामले सामने आ चुके। तब आप एक बार आंकड़े को जरा समझिए कि ब्लैक फंगस का ये रोना पूरे देश में इस वक्त चल रहा है। 15 राज्यों की बात करें तो 9320 मामले सामने आए हैं, 235 कुल मामले सामने आ चुके। ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण क्या क्या हैं? साइनस की आपको परेशानी होती है, साथ ही आपकी नाक बंद हो जाती है, पूरी तरह से आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर हम बात करें अन्य लक्षण की तो आधा चेहरा सुन्न हो जाता है, मतलब आपका चेहरा कहीं ना कहीं आपको सुन्न महसूस होगा, आंखों में सूजन रहेगी, नीचे काले आपके धब्बे पड़ जाएंगे, मतलब आंखों से ठीक से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। धुंधलापन आपको जरूर होगा कि आपकी आंखों से बिल्कुल साफ तौर पर आपको दिखाई नहीं देगा। सीने में आपके दर्द रहेगा, सीने में धीरे धीरे कसमसाहट आपको महसूस होगी और सांस लेने में समस्या आपको 1 या 2 दिन के अंदर महसूस होने लग जाती है। बुखार रहेगा आपको, हालांकि बुखार बहुत ही तेज नहीं आता है, लेकिन आपको इसमें सावधान रहना है कि बिल्कुल भी अगर आप ब्लैक फंगस की चपेट में हैं, ये कहां कहां पर होता है। आपको आंख में इसका संक्रमण होगा, नाक में ब्लैक फंगस का संक्रमण सामने आ चुका है। साथ ही अगर बात करें तो चेहरे में भी आंखों के नीचे वाली त्वचा में ब्लैक फंगस का कहीं ना कहीं असर आपको दिखाई देता है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, आपको एक बार उनसे रूबरू करा देता हूं। डॉक्टर शीतल वर्मा है केजीएमयू से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज का। और साथ ही गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता सपा के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर शीतल वर्मा, हम आपके पास आते हैं कि जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जनता को क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि कोरोना संक्रामक बीमारी है, लेकिन जहां तक ये ब्लैक फंगस की बात है, ये संक्रामक नहीं है लेकिन घातक जरूर है, जानलेवा ये भी है। जनता को किस तरह की सावधानी रखने की सबसे पहले जरूरत है? देखिए, जो मैं ये बोलना चाहूंगी कि लोगों में एक तो भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता नहीं है। हाँ। कि एक इंसान से दूसरे व्यक्ति में फैले, ऐसा नहीं है। तो आप पेशेंट को या जो भी परिवार वाले हैं, अगर वो कोविड से रिकवर कर चुके हैं तो उन्हें इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो सतर्कता जो पेशेंटों को या एक आम जनमानस को लेनी है वो ये है कि अगर किसी को भी घर में डायबिटीज है तो वो उसका मॉनिटरिंग करता रहे। अगर कोई जिस डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था उसका अपना इलाज लेते रहें। अगर इलाज उस डॉक्टर से नहीं पर्याप्त हो पा रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी, इस तरीके के जो पोर्टल्स हैं उस पर आप जाके पेशेंट को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट कोरोना से ग्रसित है
तो वो पेशेंट की स्टेरॉइड थेरेपी कितनी चल रही है, पेशेंट से मेडिकेशन ना ले, डॉक्टर की से ही ले, और उसके साथ साथ डॉक्टर जो एंटीबायोटिक लिख रहा है बस वही खाएं, अपनी मन से एंटीबायोटिक ना करें। कि हमने कहा कि डॉक्टर ने 5 दिन का एंटीबायोटिक था, लेकिन नहीं हुआ तो अपने आप से 10 दिन का ऑर्डर था, तो लेकिन लिपिड में आते हैं। तो डॉक्टर के ही अनुसार अपना इलाज करें, खुद से कोई दवा न ले, और अपने आसपास। ठीक, अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, और इससे पहले कि मैं सत्ता पक्ष के आज प्रवक्ता के पास जाऊं, आपसे हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि कोरोना में जिस तरह से चूक सामने आई थी, कोरोना पहले काबू हो चुका था, उसके बाद बेकाबू हो गया। अब ब्लैक फंगस के मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि पहले 1-2 आ रहे थे, इसको हल्के में लिया गया, और अब इसको महामारी घोषित करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार से कहीं ना कहीं चूक हो रही है क्या मैनेजमेंट के हिसाब पर, और वो किसी भी बीमारी को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही जितनी गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बातें बहुत करती है, काम नहीं करती है। देखिए, कोरोना में आपको देखने को मिला 1 साल पहले यहाँ पे कोरोना आया हुआ था। अगर 1 साल पहले आपने तैयारी ठीक से कर ली होती, कुछ नहीं तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली होती, वो आपने की नहीं। इसी तरह देखा होगा कि बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के रास्तों में मर गए, लोग अपने घरों में बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर गए। इसी तरह हॉस्पिटल की व्यवस्था में देखिए, अफरा तफरी का माहौल आपने देखने को मिला कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोग किस तरह से तड़पे। फिर वही हाल ब्लैक फंगस, जबकि ऑलरेडी सबको पता था कि ब्लैक फंगस की खबर आ गई थी, जब कोरोना चल रहा था तभी ब्लैक फंगस की खबर आ गई थी कि ब्लैक फंगस भी लोगों को हो रहा है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं चेती, न सरकार को कोई मतलब था। धीरे धीरे ये बीमारी जोर पकड़ती गई। सरकार इतना कहते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, या फिर जब आप पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई। यहाँ सब कुछ जब लूट जाता है तब उत्तर प्रदेश में या देश की भारतीय जनता पार्टी सरकार जगती है, और फिर उसके बाद हवाई दौड़े शुरू करती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, ये हवाई दौड़े का क्या मतलब है, हवाई दौड़े, हवाई बातें, हवा में समस्या का समाधान, उसके बाद फिर हवा में उड़ जाना, फिर बातें सब हवाबाई हो जाना। तभी तो उच्च न्यायालय को कहना पड़ता है कि सब कुछ गांव कस्बों में लोग राम भरोसे हैं। इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सरकार जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करती, वो मीडिया मार्केटिंग करती है। वो सोचती है कि हम मीडिया से अपनी माहौल बना लें, हेलीकॉप्टर से गए, जहां जाते हैं वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। अरे आप वहां पे काम कीजिए, वहां 2-4 दिन रुकिए, 2-4, 20, 50, 60 गांव का दौरा कीजिए, तब पता चलेगा कि लोगों कितने परेशान। एक गांव में 20-20 लोगों की मौतें हो जा रही है, एक गांव में 100-100 लोगों की मौतें हो जा रही है। सोचिए आप, बहुत दूर न जाइए, अगर आप लखनऊ के अगल बगल गांव में चले जाएंगे तो एक गांव में 10-10, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 कितने पता नहीं जाने कितने लोगों की मौतें हो जा रही हैं। और प्राइमरी केंद्र के नाम पे वहां पे अगर वहां पे केंद्र में जाओ तो वहां पे घास उगी हुई है। इसलिए कहता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार कोशिश करती है कि मीडिया मैनेजमेंट से हम चीजों को छुपा दें, ऐसा नहीं होता है। हर चीज मीडिया मैनेजमेंट से आप अगर छुपाना चाहते हो, बीमारी मीडिया मैनेजमेंट थोड़ी छुपती है, बीमारी तो होती है तो लोगों की जान लेके जाती है। मीडिया से आप आंकड़े छुपा सकते हो, मीडिया से आप अपना मीडिया के थ्रू दूसरों को एक गलत आंकड़े पेश कर सकते हो। लेकिन जब बारिश होगी तो गंगा नदी में तो लाशें तैरती नजर आने लगेंगी, बारिश होगी तो जो आपने बालू में लाशें दवाई है ऊपर आ जाएंगी। फिर किस तरह से जानवर नोचते हैं। इसी तरह से देखो, फंगस का केस 1-2 हुआ करते थे, आज देखिए 8000 केसेस हो गए लखनऊ में। आप कह रहे 8000 केसेस सोचिए हो गए आप, ये 8000 केसेस कम होते हैं क्या? 8000 केसेस बहुत होते हैं और देखते देखते हो गए। और अभी भी अगर आप फंगस की बात करेंगे, डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पे, तो अभी एंटी फंगस इंजेक्शन नहीं मिलेगा। पूछ लीजिए, बैठी अभी क्या अवेलेबल है? किसी को अगर हो जाए तो एंटी फंगस इंजेक्शन या दवा क्या तुरंत मुहैया हो जाएगी? अभी भी उसी जैसे ऑक्सीजन की तरह भटकना पड़ा, वैसे ब्लैक फंगस के एंटी फंगस इंजेक्शन के लिए, दवा के लिए भटकना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ दवा नहीं मिलती है। भाई इंजेक्शन तो किसी भी हॉस्पिटल में लग सकता है, कहीं भी उसकी देखरेख हो सकती है, बशर्ते दवा तो हो। अब सरकार ने दवा का इंतजाम नहीं कर रखा। आप कह रहे हैं कि हमने, आप सरकार का जब पद चलेंगे तो कहेंगे हमने यहाँ पे वहाँ ऑर्डर दे दिया बनने के लिए, उस फैक्ट्री में ऑर्डर दे दिया बनने के लिए। अरे तब तक तो न जाने कितने लोगों की मौतें हो जाएंगी आपके ऑर्डर के चक्कर में, न जाने कितने लोगों की मौतें हो जाएंगी। जिस तरह ऑक्सीजन के प्लांट बनाने में आपने इतनी देर कर दी, क्या आप अभी पूछो तो गिनाने लग जाएंगे, हमने पता नहीं कितने 200-300 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए, लेकिन आप क्या फायदा? लोगों के घर के लोगों की मौतें हो रही है। और ऑक्सीजन प्लांट कब लगेगा, कब चलेगा? तब तो पूरा उत्तर प्रदेश उजड़ जाएगा, पूरा आधा हमारा देश उजड़ जाएगा। जब तक आपका ऑक्सीजन प्लांट तैयार होगा तो फिर ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए होगी? क्या हमारे परिवार का सदस्य चला जाएगा तो ऑक्सीजन प्लांट लगा के या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके करेंगे क्या? आप ये बता दीजिए। इसी तरह एंटी फंगस से हमारे लोगों की आंखें या बीमार आदमी चला जाएगा, फिर उसका इंजेक्शन का ऑर्डर जो आपने दिया है महीना या 1.5 महीने बाद या 20 दिन बाद आने से मतलब क्या होगा? तब तक लोगों की मौतें हो जाएंगी।
ये दिक्कत है सरकार के साथ कि सरकार समय रहते काम नहीं करती है, न समय रहते सही फैसला ले जवाब ले पाती लेते है। हैं। समय रहते अगर सही फैसला सही काम करे तो शायद लोगों की जिंदगी बच जाए, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के नशे में रहती है, सत्ता की बात सोचती है। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए, जिला और पंचायती चुनाव हुए, सरकार ने अपनी जिद में चुनाव कराए और कोरोना गांव तक पहुंचा दिया। आज हालत है गांव से 15 लोगों की मरने की मौतें आ रही है, तो ये हत्या की जिम्मेदारी किस पे लगनी चाहिए, ये भी तय होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। गौरव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। गौरव जी, जिस तरह से इन्होंने सारे के सारे आरोप लगाए, उसमें तमाम सुझाव भी इन्होंने दिए। एक लाइन में अगर इनके आरोपों को कहा जा सकता है कि आप मीडिया मैनेजमेंट पर आपका ध्यान ज्यादा है, इनका एक सबसे प्रमुख आरोप है। और जो मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, जिसके लिए सरकार चुनी जाती है, सरकार उस हर मुद्दे पर फेल नजर आ रही है, ये इनका सबसे बड़ा आरोप है। देखिए, अनुराग जी की पार्टी जिस काम में सिद्धांत है और जिस काम को बखूबी पूरे पेंडेमिक में, पूरे महामारी के दौरान कर रही है, उसी काम का दोषारोपण वो सत्ता पक्ष पर लगा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारत में जो मृत्यु दर है वो 1% के इर्द गिर्द है। वहीं दुनिया के सबसे विकसित देशों में जो मृत्यु दर चली गई थी, जब पीक था, जब आउटब्रेक हुआ, तो 12%, 15% तक चला गया था। उत्तर ये सरकार की तैयारियों का ही नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर लगभग 140 करोड़ के इस देश को इतनी बड़ी महामारी को नियंत्रण में करना। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि जिस समय आउटब्रेक हुआ उत्तर प्रदेश में, उस समय जो कैपेसिटी थी अस्पतालों की, उससे कई गुना ज्यादा जो है एक मरीज आए, जिससे एक अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई। परंतु उसको भी सरकार ने और पूरे प्रबंधन ने जिस तेज गति से नियंत्रण किया, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। और मैं पूछना चाहता हूँ कि 2024 में कौन सी बीमारी आने वाली है, उसकी तैयारियां कैसे करनी है, क्या इसका रोड मैप अनुराग जी बता सकते हैं क्या? लेकिन भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संभावित तैयारियां हो सकती थी मैक्सिमम करने का काम किया। जिस देश में पीपीई किट न बनता हो, जिस देश में कोई वैक्सीन न बनता हो इस बीमारी का, वो देश दुनिया में सर्वोपरि होता है, नंबर 1 पर आता है वैक्सीनेशन में। और उस वैक्सीनेशन का बड़ी जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी के मुखिया भाजपा की वैक्सीन बता करके लोगों को उससे विमुख करने का काम करते हैं, उसका दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, उसके विरुद्ध एक अभियान चलाते हैं और लोगों को मौत के मुंह में झोंकने का काम करते हैं। इसकी क्या विपक्ष ऐसा ही होना चाहिए क्या? इस तरह की महामारी में दलगत राजनीति से उठ करके पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, वहीं हमारे यहाँ विपक्ष जो है इस महामारी में भी अपने लिए राजनीतिक लाभ और संभावनाएं खोजने का काम कर रहा है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और नहीं। विपक्ष को आखिर इससे लाभ क्या हो जाएगा? गौरव जी, विपक्ष को लाभ क्या हो जाएगा? कहना चाहूंगा राजेश जी, ब्लैक फंगस इम्यून डिफिशियंसी की बीमारी है और डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठी हुई है, वो जरूर इस पर प्रकाश डालेंगी और कहीं ना कहीं ये को रिलेट होकर के कोरोना से ही जो है ये बीमारी, ये परेशानी उत्पन्न हुई है। और इसमें जो दवाएं जो यूज होती हैं, वो ऑन्कोलॉजी में जो यूज होती है, वो दवाएं इसमें लगती हैं, एंटी फंगल दवाएं लगती हैं। और एंटी फंगल दवाओं का भी एक रोड मैप सरकार ने बना दिया है। यद्यपि इसके जो रॉ मटेरियल है, जो सॉल्ट है, वो विदेशों से आते हैं और अपने देश में भी उपलब्ध है और भरपूर मात्रा में इसकी दवा जो है देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाई जा सकती है और बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो पर्याप्त संख्या में ये दवाइयां भी उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ, अभी इसकी काला बाजारी और जमाखोरी ना शुरू हो जाए, इसलिए सरकार ने इस पर नियंत्रण किया है और जिला मुख्यालयों पर सीएमओ के अंडर में या जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशनल सेल ही इसको प्रोवाइड किया। ठीक है, जवाब कुछ देना चाह रहे हैं यहाँ पर अनुराग जी आपको? ठीक है, यहाँ पर कुछ जवाब देना चाहते हैं अनुराग जी। देखिए, बड़े अफसोस और शर्म के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि ये भूल गए कि जब प्रवक्ता, इनके ही साथी प्रवक्ता हमारे साथ बैठा करते, मनोज मिश्रा जी भी इसी बीमारी से चले गए और यही वो भी जो बात ये कह रहे थे, मैं उनसे कह रहा था कि मनोज जी, ये आप अभी बीमारी से लड़ना है, आप डाटा वाटा मत छुपाइए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेट पिसेंगे हम ही आप, और कोई नहीं इसमें पिसने वाला है। तो हमारे साथी देखो हमसे बिछड़ गए, कितने विधायक इनके साथी हमसे बिछड़ गए, 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बिछड़ गए, 3 मंत्री बिछड़ गए। तो उसके बावजूद अगर ये यही दोषारोपण करेंगे कि नहीं समाजवादी पार्टी की गलती है, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, ना इतनी बुद्धिमान है कि वो वैक्सीन बना लेगी। आप अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं? जो आदमी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाता वो वैक्सीन बना लेगा, जबरदस्ती अपने ऊपर ले लेते हो। ये
साइंस ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। हमारा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जिसमें आप नंबर 1 हो, आप इतने समझदार नहीं हो कि आप वैक्सीन बना लोगे। इतने समझदार होते तो क्या बात थी। ये देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है और वैज्ञानिकों का हम सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से अपने ऊपर ले कूदती रहती है। कमाल है भाई, आपका कोई योगदान नहीं है। देश के वैज्ञानिक हमेशा समय समय पे देश के साथ, देश के डॉक्टर हमेशा देश की सेवा करते रहे। सरकारें कोई भी रही हो, चाहे आपकी रही हो चाहे किसी भी सरकार रही हो, सरकारें आती हैं सरकारें जाती है। इंस्टीट्यूट और डॉक्टर अपनी जगह बने रहते हैं। जो इंस्टीट्यूट जो डॉक्टर थे जिस भारत अपने भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के समय की इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तब ये कंपनी आई थी, ऐसा तो नहीं है। ये कंपनी तो वर्षों से चली आ रही है। एम्स वर्षों से चले आ रहे हैं, पीजीआई हॉस्पिटल वर्षों से चले आ रहे हैं। जो इलाज हो रहा है यहाँ से वर्षों के हॉस्पिटल, आप अपना बताओ ना। यहाँ पे नया वैक्सीन का क्रेडिट हम कह रहे हैं अनुराग जी खुद ले ले, हॉस्पिटल बनाया वो बताओ ना। अनुराग जी और इनकी पार्टी और माननीय अखिलेश जी स्वयं ले ले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका क्रेडिट वो स्वयं कहाँ ले रहे हैं, वो तो डॉक्टर्स के लिए बोल रहे हैं ना आपसे। समाज के अंदर ये तो बोले कि आप लोग वैक्सीन कराइए, आप लोग वैक्सीन कराइए, कम से कम इतना तो बोले। इसके मतलब आप पढ़ते लिखते नहीं है, तो आप पढ़ लिख के डिबेट में आएंगे तो आपको पता होगा किसने क्या बोला। इसलिए मैं इससे ज्यादा हमारे पढ़ाई की चिंता क्या बोला, पढ़िए डिग्री के नहीं पढ़ते तो फिर हम क्या करिए। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की दुकान अपनी सरकार में आप लोगों ने खोल नहीं पता होता है तो फिर आए बाएं साए बोलना होता है। अरे हम कहते हैं वैक्सीन सभी लोग लगाएंगे और लगा रहे हैं, आप जबरदस्ती आए बाएं साए बोले जा रहे हो। मैंने वैक्सीन पे भी राजनीति करोगे, गलती भी नहीं मानोगे, आपके मुखिया कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे। मैंने आपको राजनीति करनी है, मतलब लोग मर रहे हैं, आपके परिवार के, आपके जानने वाले लोगों की भी मौत हुई होगी। कम से कम संवेदनाएं रखो। यहाँ हमारे जानवर नोच रहे हैं, आपको मौत पे राजनीति करनी है, कोशिश कर रहे हो। आपको मौत पे राजनीति करनी है, संवेदनाएं प्रकट करनी है। इतना सेवा का काम किया है आपने, इतना करके जनता के बीच में क्या सेवा का काम किया है। हमारे तो कार्यकर्ता भी बलिदान हो गए, हमारे तो नेता भी बलिदान हो गए, विधायक भी और मंत्री भी बलिदान हो गए जनता के बीच में काम करते करते। आज हम हॉस्पिटल गिना सकते हैं, भाषणबाजी के अलावा क्या किया? ठीक है, दोनों की बात अभी 4 सालों में कौन से हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, मैं तो गिना सकता हूँ। आपने क्या बनाए थे? हमारी सरकार ने तो एम्स भी बनाए पूरे देश भर में, के अलावा क्या राज्य में भी 30 मेडिकल कॉलेज बनाए। तो 32 एम्स बनाने वाले थे, कितने एम्स बना दिए? यहाँ पे योगी जी पता नहीं कितने हॉस्पिटल बनाने वाले थे। एक हॉस्पिटल तो क्या डिस्पेंसरी बताइए डॉक्टर साहब बैठे हैं, चाहे रामलोहिया हॉस्पिटल हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे पीजीआई की ओपीडी को हमने उसको मॉडर्न किया, या हमने मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया, या बीआरडी कॉलेज गोरखपुर को भी अपग्रेड किया और वहां भी एम्स की जमीन दी, या यहाँ पे लखनऊ के अंदर में हम चाहे यहाँ मेदांता हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज कितने हम लेके आए। इसके अलावा अगर हम जौनपुर में लेके आए, आजमगढ़ में लेके आए, भदोही में लेके आए, बदायूं में लेके आए, आप कहाँ हमने सीतापुर में लेके आए, अयोध्या में लेके आए, कहाँ हमने मेडिकल कॉलेज लेके आए। आपके पास एक बताने को नहीं, झांसी में लेके आए, आप एक मेडिकल कॉलेज नहीं बता सकते जो आपने बनाया हो। हवा हवाई दौड़ा करेंगे लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बता पाएंगे कि आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया जिस मेडिकल कॉलेज बनाया। ये भी जमीन की कमी पड़ जाती है, ये भी हमारा बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें डीआरडीओ आपने बनाया है। अगर हमने नहीं बनाया होता तो डीआरडीओ हॉस्पिटल कहाँ बन जाता। अनुराग जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं आज। गौरव जी, उत्तर प्रदेश की मिल्कियत आप वही की है, आपने सब कुछ बनाया है। चलिए ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। गौरव जी एक सेकंड, अनुराग जी एक सेकंड। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राहुल, अब हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, कोरोना में आपने प्राइम न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को बहुत सारे सुझाव दिए थे। ब्लैक फंगस में किस तरह के सुझाव आपके हैं, क्योंकि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। कोरोना के जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनमें ये अक्सर सामने आ रहा है, किस तरह की सावधानी बरतनी है, कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है जी कि जो हमारे राजनीतिक नेतागण रहे हैं थोड़ा बोलने की संख्या को कम करें, जिससे हम लोगों को अधिक से अधिक बातें दे पाए प्लीज। हम लोग जो सोच के आते हैं वो माइंड में एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं और इस तरह की बेहतर जानकारी कैसे दे पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेरी खास गुजारिश है, हम लोग कोरोना वार्ड में और ब्लैक फंगस के वार्ड में काम कर रहे हैं और काम छोड़ के आते हैं कि खुद अपना अनुभव बता पाए आपको, तो उस अनुभव का लाभ उठाने की ज्यादा से ज्यादा करें। हम लोग को डिलीवरी तो अब नंबर 1 हम बात करते हैं, जो लक्षण आपने शुरू किए थे बताने, उसमें थोड़े और लक्षण हमें ऐड करने होंगे। आजकल अभी परसों हम इन्वेस्टिगेशन में थे, पैरों में दर्द जो है धीरे धीरे शुरू हो रहा है लोगों को, पैरों में, और हाँ पैरों में, यस,
और धीरे धीरे जब माइंड में इसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है तो बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है और जो ग्रीस बन क्रिया है जिससे हम जो ज्वाइंट्स हैं उनपे हम लोग कहते हैं या देसी भाषा में ग्रीस को देते हैं, उसमें भी धीरे धीरे अब कमी आने लगी है। तो ज्वाइंट पेन शुरू हो गया है और बीपी नॉर्मल जिसका लो है वो लो रहने लगा है, जिसका हाई है वो हाई रहने लगा है। जैसे हाई को लो ले आना, लो को हाई कर देना, ये मेडिसिन से हो जाता था, लेकिन इसमें जो पिछले 15-20 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं इस काम में, उसमें ये और शिकायत ऐड कर लीजिए इसमें, ये कंप्लेंट और पेशेंट को रहने लगी है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब जो आसपास का वातावरण है, जैसे हम बागवानी करते हैं, घर के अंदर हमारे गमले हैं, ये ध्यान से सुनने वाला रिसर्च है। हम पौधों की पत्तियों को देखते हैं, टहनियां सड़ जाती हैं, ये फंगस वहां से घर में आ रहा है कि नोट कीजिए। ये कैसे पकड़ रहा है, जैसे डस्ट एलर्जी वाले हमारे पेशेंट हैं, उनको नमी वाली जो जगह है वहां पे नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चराइजेशन हो जाता है इसका। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, आपको बढ़ेगी, नाक बंद होगी, जैसा कि आपने लक्षण बताए वहीं पे लौट के आइए हम। अब क्या होता है काले फंगस में, कि काला फंगस हम जो सांस लेने की प्रक्रिया है जो वहां से डिस्टर्बेंस पैदा करता है, प्राइम न्यूज के दर्शक को मैं बता दूं। तो जैसे इसमें दांतों में एक यही फंगस फैल के दांतों के जो हमारे ज्वाइंट्स हैं और जो एनामेल की परत है, एनामेल की परत के ऊपर ये छाने लगती है। हाँ। और जितनी हल्की हल्की कैविटीज होती है, उस कैविटीज उनके फैल करके दांतों में दर्द और पैदा कर देती है और दांतों का हिलना, इस तरह से खिड़कियां पैदा हो जाती है। अब मैं ये चाहता हूं कि लोग घर में पहले ऐसे स्थिति इस तरह की हो, सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को संपर्क करें और कुछ आयुर्वेदिक चीजें हैं जिन्हें वो तुरंत शुरू कर दें, एकदम इमीडिएट फर्स्ट से, बल्कि फर्स्ट से। जैसे एक फोरा बहुत आती है दवाई, उसको वार्मर में डाल के, जो नेबुलाइजर होता है गर्म वाला, तो वार्मर में डाल के उसकी 15 मिनट तक हल्का हल्का नाकों से सांस ले, और वो जब गर्म पानी की भाप होती है वो अंदर जो जाएगी तो इसमें बड़ी मददगार होती है इसको छुड़ाने में। नंबर 1। नंबर 2, हमें धीरे धीरे करके कपूर सूंघना चाहिए। हाँ हाँ। जिससे कि वो नाक का रास्ता कपूर से है, वो ना ऑक्सीजन बढ़ाता है ना हमारी बीमारी ठीक करेगा, लेकिन वो तत्काल के लिए हेलमेट की तरह बहुत बड़ा सहायक पदार्थ है। जब आप इसको कम से कम 5 मिनट में 5-6 बार लंबी सांस को सूंघे तो इससे इन्फेक्शन में बहुत कमी आती है धीरे धीरे। और बाकी ये जो प्राइमरी स्टेज हो गया, तुलसी का हर किसी में बहुत ज्यादा काम देता है। मैं प्राइमरी के दर्शकों को बात बता दूं। इसके अलावा बड़ी इलायची, लौंग और तुलसी चाय बना करके दिन में कई बार, और जो चाय बनाए तो इसकी भाप भी, इसकी स्टीम भी आप लेते रहे। हाँ। ये काला फंगस धीरे धीरे नष्ट होता है, इसके जो अंदर जो दाने जम जाते हैं, काले काले हमारे नाक के अंदर, आंखों में फैलता है, और ये धीरे धीरे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर शीतल वर्मा यहाँ पर कुछ बीच में कहना चाहती हैं आपकी बात पर। डॉक्टर शीतल, मैं अपने जितने भी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि हमारे जो बॉडी है इसमें से ज्यादा बैक्टीरिया होता है। हमारी जो मनुष्य का जो शरीर है ये पूरा बायोलोड से बना हुआ है। हम चाह कर भी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, तो ये हमारे बॉडी का एक पार्ट है। हम कुछ भी करें चाहे हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। कोरोना वायरस में ये अध्ययन का विषय है कि क्या इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, जो दूसरा जो सेकेंड वेव आई है, ये अध्ययन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि मैक्सिमम पेशेंट जो है वो अच्छे से, बहुत ही उनकी रिकवरी बहुत अच्छी है। और जहां तक कि म्यूकोरमाइकोसिस, एब्सीडिया, राइजोम्यूकर, Cunningham-Ella and all these fungus are concerned, we already see these fungus. ये हमारे डॉक्टर्स के लिए they are not new.
तो जितने भी हम इम्यूनोसप्रेस्ड हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, हॉजकिन्स लिम्फोमा, एक्यूट ल्यूकेमिया, मल्टीपल मायोलोमा and certain diseases and patient when which patient is a malnourished patient है, कोई हमारा कोई किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज, उनमें हम ये पेशेंट देखते आए हैं, हमारे लिए बहुत नया फंगस नहीं है। सो नेजल एंडोस्कोपिक बायोप्सी, अब डिपेंडिंग अपॉन बॉडी में कहाँ पर वो फंगस अटैक कर रहा है, हम अर्ली डायग्नोसिस का बना के पेशेंट्स को ट्रीट करते आए हैं। कोरोना में ये देखा गया है कि कई जगहों पे ये आउटब्रेक की तरह फैल रहा है। तो कोरोना बहुत तेजी से फैला है, ये संक्रमण बहुत लोगों को इसने इन्वॉल्व किया। बट द बेस्ट पार्ट इज मैक्सिमम पीपल हैव रिकवर्ड, व्हिच वी शुड नॉट फॉरगेट। एंड कुछ तो मरीज ऐसे हैं, वही 1% से भी कम, जो सीवियर हो गए, एंड वो सीवियर पेशेंट ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है हमारे। प्रोबेबली उनको डायबिटीज भी था, उनमें स्टेरॉइड्स भी बहुत हाई डोज में चल रही थी। ये भी देखना पड़ेगा क्या कि वो जो कहीं झोला छापों से तो अपना इलाज नहीं करा रहे थे, वो जो ऑक्सीजन ले रहे थे वो गंदा पानी तो नहीं था, क्या मेडिकल ग्रेड का उनको ऑक्सीजन मिल रहा था। तो इन सबको एनालिसिस करने की जरूरत है। एंड अभी जो हमारा जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, दिस इज फॉर आवर कंट्री टू शो टू द वर्ल्ड दैट वी लिव एंड वी बिलीव इन द टीम स्पिरिट। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर एनी पॉलिटिकल डिबेट्स और डिस्कशन। हम सब पॉलिटिकल पार्टी, हम डॉक्टर्स, हम सबको एकजुट होके, एक टीम वर्क में होके एक दूसरे की जितनी हेल्प और सहायता करनी होगी करनी चाहिए। फिर मैं तो केजीएमयू में आई हूँ, ये तो 1800 में बना था, शायद ब्रिटिशर्स ने बनाया था, बट लेगेसी हैज टू बी फॉलोड ऑन। एंड जो नए नए लोग आते हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हर सरकार का कुछ ना कुछ योगदान रहता है, एंड उसकी वजह से हम जहाँ हैं। सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, तब भी सबसे ज्यादा पेशेंट यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा आईसीयू हैं, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर हैं। तो इवन जो नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं उनको बनाइए, बट पुरानों को भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करिए, दैट इज व्हाट इज नीडेड। एंड वी हैव टू हैव कि लोगों को भरोसा आने में किसी पर्टिकुलर मेडिकल इंस्टीट्यूट में टाइम लगता है। तो हम लोगों को दैट ऑडिट इज नीडेड कि भाई हमने नई बिल्डिंग खड़ी कर दी बहुत अच्छी, बट वहाँ पे देयर नो पेशेंट, एंड जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एवरीवेयर ऑल द हॉस्पिटल्स शुड हैव अ वेरी गुड HVAC system. There should be a complete air monitoring systems available. The infection control policy should be very, very, very intact. And the doctor's prescription, and you have the doctors who are highly qualified. You please believe on the doctors. And उनकी आप जो भी whatever is prescribing, कि मैं इस वक्त एस्टूमेंट ड्यूटी भी कर रही हूँ कोविड में, and I have to titrate to the patient कि उनका इंसुलिन कितना है, and every time we are trying to do our best. So best part is that we hear such news, but maximum patient हमारे वार्ड से हंसते हो जाते हैं। So as a doctor I know we have done our part and patients are going and they're getting discharged. Sadly it is part of the pandemic. कभी भी जब पैंडेमिक आता है किसी भी देश में आता है तो कुछ ना कुछ लोग तो हम लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। अनुराग जी आपके पास आएंगे। यहाँ पर सरकार की तरफ से तो लगातार ये दावा कहा ही जा रहा है और ये किया भी जा रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। ये तो अचानक महामारी ने इस तरह से पीक पकड़ा कि हमारे हाथ पांव कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ पाए। हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी और ये 1 साल का दौर था। विपक्ष ने भी यही बात बोली कि जब आपको 1 साल से मालूम था कोरोना है, कोरोना गया नहीं है, आपने तैयारी पूरी क्यों की है। इस पर सत्ता पक्ष का ये लगातार कहना है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमका रहा है। आपके हिसाब से सुझाव क्या है, क्या तैयारी होनी चाहिए और सरकार को किस मुद्दे पर समाधान खोजने की जरूरत है? देखो, सरकार को जब पहले से पता था कि यहाँ पे कोविड चल रहा है, उस समय सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, एक्सपर्ट के साथ लेके अपने एडवाइजर रखते, मेडिकल डॉक्टर्स को या जो रिसर्च होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अपने साथ रखना चाहिए था, और वो आपको बताते कि कहाँ कैसे ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटलों में व्यवस्था करनी है, कैसे और कोविड हॉस्पिटल आपको बनाने हैं, कैसे बेड की व्यवस्था करनी है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट आप यहाँ लगा लीजिए। क्योंकि पूरा समय था, 1 साल का टाइम था, 1 साल के समय तक आपने जो पेंडेमिक पहली लहर आई और लहर चली गई, जैसे लहर गई वैसे ही यहाँ पे कोरोना के केसेस कम हुए, तो आपके मीडिया मैनेजमेंट शुरू हो गया और आपने तुरंत अवार्ड लेना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिल गया, फिर कच्छ मैगजीन ने लिख दिया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काबू पाया, क्योंकि चापलूस बहुत होते हैं ना सरकार में, ऐतिहासिक काबू पाया, इतना ऐतिहासिक काबू बता दिया, वो भी हवा में आगे लगता है सच में ऐतिहासिक काबू हो गया, क्योंकि लहर आई, लहर चली गई, तो लहर जाती है तो कुछ तो कम होते हैं। इसी तरह सेकेंड वेव आई और वेव इतनी तेजी से आई, तब तक आपने तैयारी की नहीं थी, क्योंकि आप तो छूटी वावे लूट रहे थे, आपने तो कोई व्यवस्था की नहीं थी।
थी। अगर आपने सोचा लहर चलेगी, अब तो लहर आएगी नहीं, फिर दूसरी लहर आ गई। जब दूसरी लहर आई तो आपकी व्यवस्था थी नहीं, सारा चरमरा गया और हमारे अपने लोग हमारा साथ छोड़ के चले गए। हमारा कितने लोगों की मौतें हो गई, तो गलती सरकार की थी। अब सरकार कह रही है कि अब अभी भी आप देखोगे तो सरकार बावई लूटने में अभी भी कहते हैं, अभी भी देखो यहाँ केसेस कम हो गए, और देखो आप इतने केसेस थे, अब इतने केसेस हो गए। अरे प्रभु, पहली लहर भी आई थी, आस्ते आस्ते गई थी, दूसरी लहर भी आई, वो आस्ते आस्ते जा रही। जब लहर थी, पिक पे थी, तब तो लोग तड़प ही रहे थे, तब तो लोगों को ऑक्सीजन मिली नहीं, तब तो लोग यहाँ पे रोडों पे मरते हुए दिखाई पड़े आपको। आप लोगों की मौतें हुई, उन लोगों की जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जो लोग, अब चूंकि लहर धीरे धीरे गाँव में पहुंच गई, अब गाँव में लोगों की मौतें हो रही है, अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो हाईकोर्ट ने भी बोल दिया राम भरोसे है, प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री के दौरे तो चल रहे हैं आप हवा हवाई, लेकिन गांव में मौतें तो वहीं की वहीं है। वही ना वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस पहुंचता है, ना दवा की व्यवस्था है, ना वहाँ टेस्टिंग की व्यवस्था है। आज भी लगातार गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं, तभी तो आपको इतनी लाशें तैरती नजर आ रही है नदियों के किनारे और नदियों में, और आप जिस तरह से वहाँ जानवर नौचते नजर आ रहे हैं। तो सरकार ये राम भरोसे है, जब लहर आती है, लहर अपने साथ सबको बहा ले जाती है, सब लोग यहाँ पे लोगों की मौतें हो जाती हैं, उसके बाद सरकार आ जाती है, देखो हमने काबू पा लिया। माने अपने लोगों की मौतों के बाद अपने ही लोग चले गए, इन्हें हजारों लोगों की मौतें हो गई, फिर आप आते हो कि हमने काबू पा लिया। फिर आप कंपेयर करते हो कि विश्व में देखिए विश्व मृत्यु दर 12 थी हमारे। अरे प्रभु, आपके आंकड़े कहाँ दे रहे हो आप? आंकड़े अगर मार्च महीने की बात करें तो आपने 540 का आंकड़ा किया था यहाँ लखनऊ के अंदर में कि कोरोना से 540 की मौतें हुई थी, और जब नगर निगम का आंकड़ा देखा गया तो वहाँ 2400 थी। इसी तरह अप्रैल महीने में आपने 672 के आंकड़े दिए कि 672 की मौतें हुई है। नगर निगम के रजिस्टर खंगाले गए तो रजिस्टर में वहाँ पे 2327 की मौतें हैं। न जाने हजारों लोगों की मौतें होंगी। इनके आंकड़े इतने जो कहते हैं सरकार अपने लोगों की मौतों के साथ आंखों से कलाबाजी करती है। सोचिए, आप जीते जी उनको दवा नहीं दे पा रहे हो, मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी सही जगह से नहीं हो पा रहा है, मतलब उनका सम्मान मरने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तो क्या ये जो लाशें दिखाई पड़ रही है अमेरिका से आई है क्या, या लंदन से आई है? जरा बता दें कहां से आई है? जो नदी किनारे नदियों में जो लाशें, सैकड़ों लाशें जो गड़ी हुई है, सामने जब बारिश पड़ता है तो ऊपर उतर के आ जा रही है, और वहां पे लोगों को इंटरव्यू लिया जाता है तो कई बार तो सुनने को मिलता है कई इंटरव्यू में 400 लाशें एक दिन में आई है। तो ये कहाँ है, ये आंकड़े किधर है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। गाँव में लगातार एक गाँव में 20-20 लोगों की, 30-30 लोगों की, 100 लोगों की मौतें हो जा रही है। आंकड़े कहाँ है बताए तो सरकार आंकड़े छुपा के अपनी बावई लूटती है। सोचिए आप, अपने लोगों की मौतें हो जाएं और अपनी लोगों की मौत हम छुपाना चाहते हैं, उसके बाद बावई लूटना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये अमानवीय चेहरा है सरकार का, ये अमानवीय इंसानियत सरकार की खत्म हो गई। सरकार तो अनुराग जी, जिस तरह से आप ये बहुत ही अहम सवाल आप यहाँ पर लगातार उठाते आए हैं, आपका ये कहना है कि आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, तो आपको क्या लगता है कि ब्लैक फंगस के जो मामले अभी सामने आ रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह से किया गया कि आंकड़े ज्यादा आ रहे थे पहले, लेकिन लगातार पहले छिपाया गया? देखिए, सरकार की ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनता की मदद के लिए नहीं है, ये भारत निर्माण की बात नहीं करती है, ये बीजेपी निर्माण की बात करती है। अगर भारत निर्माण की बात करती है, हमारे आपके बारे में सोचती तो पंचायती चुनाव यहाँ नहीं होते, और पंचायती चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए था कि मुझसे इतना ब्लंडर हुआ, हमारी वजह से इतने लोगों की मौतें हुई, और उन मौतों की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ और अपने आप छोड़ देते। लेकिन सत्ता का लालच देखिए, लोगों की मौतें हो रही हैं, रोज लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सत्ता से हिलने डुलने को तैयार नहीं है, हेलीकॉप्टर लेके दौड़ रहे हैं। और विपक्ष से पूछेंगे, विपक्ष तो नहीं दिखाई देता है, बार सवाल भी पूछते हैं लोग, बताइए विपक्ष कहाँ है? अरे भैया, विपक्ष निकलता है तो आप गाड़ी रोक के लॉकडाउन का बहाना बना लेते हो। आज कानपुर की घटना बताए, हमारा विधायक मिलने जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम ज्ञापन देंगे, यहाँ कितने लोगों की मौतें हुई, तो घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। सोचो आप, माने आपको लॉकडाउन का उनको कहानी दे दी, लॉकडाउन है। अरे उनके लिए लॉकडाउन है, मुख्यमंत्री लिए हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, वो लॉकडाउन। अगर कोई प्रतिनिधि अपनी बात कहना चाहता है मुख्यमंत्री से मिलके, कोई समस्या बताना चाहता है, कानपुर में समस्या क्या है, कितने लोग की मौतें हुई, तो आपने हाउस अरेस्ट कर दिया। तो उसने भी अपना मुंडन करा लिया, बोले कोई बात नहीं, मुंडन करा लेते हैं, आप हाउस अरेस्ट ही करोगे। तो ये है, विपक्ष को ना काम करने देगी, ना खुद काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम करती भारतीय जनता पार्टी। ये हमारे आपके लिए चिंता का विषय है, शर्म का विषय है। हमारे अपनों की मौतें हो रही हैं और आप मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो, और इसीलिए कहते हैं ना कि जनता सब जानती है। जनता की भावनाओं से, जनता के साथ खिलवाड़ करना प्रभु राम भी देख रहे हैं, इसलिए प्रभु राम ने इनको देखो भगा दिया अयोध्या से, बोला भागो यहाँ से, इस लायक नहीं तुम लोग, तुम्हारा हम कोई आशीर्वाद दें। तुमने तो हमारे बच्चों को तड़पा के मारा है तुम्हारी नाकामी की वजह से।
इसलिए आपने देखा पंचायत चुनाव भले इन्होंने कराया, हम जीतने की कोई खुशी नहीं है कि हम अपने लोगों की सांसें खो रहे हैं, हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी देखो प्रोग्राम ने अयोध्या से बुरी तरह हराया, इससे बाबा काशी नहीं भगाया, भागो यहाँ से, तुम इस लायक नहीं, तुम लोग को आशीर्वाद मिले, वहां से भगा दिए गए। इसी तरह ना त्रिवेणी से भी भगा दिए गए। ये भागे भागे घूम रहे हैं लोग हार के डर से, हार के डर से हेलीकॉप्टर उड़न खटोला लिए गांव गांव जा रहे हैं। इनको जनता से प्यार नहीं है, जनता से प्यार होता तो उड़न खटोला के साथ दूसरा उड़न खटोला एंटी फंगस की दवा लेके जा रहा होता। अगर वाकई में जनता की चिंता होती तो साथ में वहाँ पे एम्बुलेंस खड़े होते और गाँव गाँव जाके एम्बुलेंस दवा दे रहे होते, ऑक्सीजन लगा रहे होते। ये नहीं कि 4 गाँव में गए पूछे और भाई क्या हो रहा है, ठीक से दवा आ रही है, खांसी आई कि नहीं आई, सर्दी आई कि नहीं आई। जैसे आपने देखा वो एक बार एक बाबा नाम भूल गया हूँ, वो ऐसी बातें करते हैं, और बताओ कैसे हो, सब बढ़िया है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ सीएम जाएंगे, इस तरह की बातें पूछेंगे। निर्मल बाबा खराब है क्योंकि वो तो उसी घर में लेके जाएंगे ना, जिस घर में सब कुछ ठीक है। अधिकारी की आंखों से अगर आप देखोगे तो अधिकारी की आंखों से आप सच नहीं देख पाओगे। आपको अपने वीआईपी कल्चर छोड़ के देखना पड़ेगा। वीआईपी ये जो अधिकारी तो उन्हीं के यहाँ ले जाएंगे ना जहाँ सब कुछ ठीक है, पहले से सारी व्यवस्था है, वो अधिकारी ले जाके वहाँ खड़ा कर देंगे। अब वहाँ पे मुख्यमंत्री जी पूछेंगे और सब ठीक है बेटा, तो कहेंगे सब ठीक है क्योंकि उसी घर में ले गए। लेकिन उसके आगे जाइए ना, आगे जो अंधेरा है, आपने ट्यूबलाइट लगा के तुमको दिखा दिया, आगे जो अंधेरा है उसको देखने की जरूरत है। गांव में जो दूसरी तरफ अंधेरा है, आपने उजाले में तो खड़ा किया, अंधेरे की तरफ अधिकारी नहीं ले जा रहे हैं। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और ये बहुत जरूरी है समस्या का समाधान करना, क्योंकि आपको वीआईपी कल्चर छोड़ के गांव के सुदूर में जाना पड़ेगा खुद, तभी जाके आप इसको पता लगा पाएंगे। वीआईपी कल्चर गौरव जी जवाब दीजिए, पता चलेगा। इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप आप पर लगाए, आप हवा में चले जाएंगे, फिर वही बातें रह जाएंगी। गौरव जी देखिए अनुराग जी आज सारा ज्ञान उतार दिए हैं के प्रयासों के कारण ही जिस समय सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो उस लॉकडाउन का ये लोग विरोध कर रहे थे, और लॉकडाउन के विरुद्ध पूरे देश में पूरे प्रदेश में एक अभियान चला रखा था कि ये सबसे बड़ा क्राइम सरकार ने कर दिया। और उसी लॉकडाउन के कारण उस वेव को थामा जा सका, रोका जा सका। दूसरी वेव आई तो दूसरी वेव में भी इन लोगों ने नकारात्मक काम शुरू किया। जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो उस वैक्सीनेशन के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत दुष्प्रचार करना शुरू किया, लाशों की घिनौनी राजनीति करनी शुरू कर दी। एक तरफ सरकार इस महामारी को पर काबू पाने के लिए प्रयासरत रही है और सभी लोग प्रयासरत रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हो या फिर गैर सरकारी या फिर फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स रहे हो, लेकिन सबका मनोबल तोड़ने का इन लोगों ने काम किया और समाज में एक पैनिक फैलाने का काम किया। और ये राम की बात, आपको ये राम पर भी आ गए और यहाँ पर ये राम पर आ गए, वो राम पर आ गए जो राम भक्तों पर गोली चलवाता हो, जो राम भक्तों की हत्या करवाता हो। ये वही पार्टी है समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने गोली चलवाई थी और आज अपनी पीठ थपथपा रहे हो, राम के शरण में जाने की बात कर रहे हैं। 2022 कोई बहुत दूर नहीं है, निश्चित रूप से उसमें अगली परीक्षा हो जाएगी, इसलिए निश्चिंत रहे। सरकार राम ने भगा दिया है अपने प्रदेश की जनता के, राम ने भगा दिया है तो आप इधर उधर घूमिए, पूर्ण रूप से संवेदनशील है। हजारों बच्चे आप राम के आप लोगों ने बिना ऑक्सीजन के मार डाले, सारी तैयारियां कर रही है की वजह से लोगों की रक्षा की जा सके। वहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बलिदान हुए, हमारे विधायक बलिदान हुए, हमारे मंत्री बलिदान हुए, इसलिए कि वो जनता के बीच में काम कर रहे थे। ये क्या किए, ट्विटर पे बैठ करके केवल दुष्प्रचार करने का इन लोगों ने काम किया। ये टीवी पे बैठ करके दुष्प्रचार करने का इन लोगों ने काम किया। ये बताएं कि इन्होंने कितने सेवा के कार्य किए हैं। मैं एक मंडल का रिकॉर्ड दे दूंगा, पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड दे दूंगा। सेवा ही संगठन है, इस मंत्र को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में काम करते रहे और वहीं पे ये लोग अनर्गल प्रलाप और झूठा प्रचार और दुष्प्रचार करते रहे, सरकार के कामों में बाधा पहुंचाते रहे। और इनको पीड़ा है, हॉस्पिटल के नाम पीड़ा है सरकार की, इनको इंतजार है ये जिद्द राजनीति की तरह अपने आप को महामारी में इस उम्मीद में कि 2022 इनका होगा, इनका नहीं होने वाला है, वो भी इनका नहीं होने वाला है, चाहे जितना भी झूठा प्रलाप कर ले। नहीं तो गौरव जी सवाल तो फिर यही हुआ ना खड़ा कि अगर विपक्ष अगर कुछ आरोपों को लगा रहा है तो क्या वो सारे झूठ होंगे क्या, या आप जो दावे कर रहे हैं वो सारी बातें बिल्कुल सच्चाई होंगी क्या?
प्रमाणित आरोप लगाए तो समझ में आता है। झूठे चित्र, झूठे वीडियो, झूठे केवल दुष्प्रचार करना रहा है इस महामारी के दौरान। हम तो ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जब आउटब्रेक हुआ अप्रैल महीने में 24 के आसपास, तो उस समय जैसा माहौल पैदा हुआ और उस समय इन लोगों ने और भी दुष्प्रचार करके सैनिक समाज में पैदा कर दिया, लेकिन उसको बहुत तेज गति से सरकार ने नियंत्रण में लिया और आज स्थिति पूरी तरह से काबू में है। चाहे वो ब्लैक फंगस की दवाई ही क्यों ना हो, वो उसकी इंस्टीट्यूशनल सप्लाई सुनिश्चित की जा चुकी है, इसको महामारी घोषित किया जा चुका है। इससे संबंधित अस्पतालों की व्यवस्था सभी जिलों में की जा रही है। बच्चों के लिए 100 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है। ये इन्हें दिखाई नहीं देता। डीआरडीओ के कितने कम समय में हॉस्पिटल बना करके तैयार कर दिए गए, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। हाँ। ये मेडिकल कॉलेजेस की अपनी बात कर रहे हैं, इनके सरकार में मेडिकल कॉलेजेस कौन बने थे तो क्यों संख्या कम पड़ गई? आज हमारी सरकार ने व्यवस्था नहीं की होती, पूर्वानुमान तय करके नहीं किया होता तो स्थिति और भी भक्त होती। आज इनकी सरकार होती। जो अपराध की नर्सरी चलाने वाले लोग रहे हैं वो ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना चाहिए, विकास कैसे करना चाहिए। ये विकास का ज्ञान बांट रहे हैं टीवी पर बैठ करके। जो पूरे प्रदेश में अपराध का महामारी फैलाने वाले लोग, 5 सेकंड समानांतर एक सत्ता चलाने वाले लोग अपराध की इस पर ध्यान बांट रहे हैं। हमने मनाइए कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 18 घंटे सड़कों पर उतर के जनता के बीच में काम कर रहे हैं और पूरी तरह से समर्पित है हमारी पार्टी, हमारा संगठन। हो गया। अनुराग जी, मजेदार बात देखिए मजेदार। उच्च न्यायालय भी झूठ बोल रहा है। उच्च न्यायालय कह रहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश पे चुनाव हुए थे, उस चुनाव का विरोध इन लोगों ने किया था। यही मांग कर रहे थे कि पंचायत के चुनाव नहीं करा रही है सरकार, नहीं करा रही है। और जब उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव हुए तो अब क्यों पीड़ा हो रही है? गौरव जी सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। हाँ अनुराग जी सुन लीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय ने बोला कि गांव की जो हालत है वो राम भरोसे है। मैंने उच्च न्यायालय भी झूठ बोल रहा है। क्या बोला? आपको ध्यान नहीं है, आपकी बात नहीं बोला भाई। अरे गौरव जी सुन लीजिए ना बात। गौरव जी छोड़ दूंगा। गौरव जी बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। टीवी पे बैठ करके झूठ इनका नहीं सुनेंगे। गौरव जी सुन लीजिए ना फिर एक बार, फिर आप उसके बाद काट दीजिएगा बात को तर्कों के आधार पे। ये बोले स्वीकार करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने खंडन किया है। सुन लीजिए ना बात को। गौरव जी झूठ ही बोलना है तो सुना दीजिए, सही बुलवाना है तो सुना दीजिए। ठीक है, एक बार अब हम डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी के पास चलते हैं। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, सबसे ज्यादा हमारे देश में गांव हैं और गांवों में अस्पताल प्रबंधन किस तरह से है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या वहां पर आयुर्वेद का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है? उसका क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य ऐसे हैं गांव में जो कि लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि उनका उपयोग इतना कोरोना में नहीं समझा गया, लेकिन ब्लैक फंगस के दौरान में क्या उनका बेहतर इस्तेमाल सरकार कर सकती है? सुझाव क्या है आपके? नहीं, देखिए, कोरोना में भी बहुत उपाय घरेलू इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए इस समय भी एलोपैथिक अस्पतालों में भी आयुर्वेदिक का सहारा लिया जा रहा है। हम लोग जाते हैं काफी एलोपैथिक में हम लोग संगठन के साथ काम कर रहे हैं। बट गांव की जहां तक बात है, गांव का जो नेचुरल वातावरण है इसमें देखिए आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज गांव में भी हैं, सरकार की भी है और प्राइवेट भी है। तो उसमें सरकारी डॉक्टर्स जितने हैं उनको कंटिन्यू वो बैठ करके और घंटू भैषज रत्नावली आयुर्वेद सात संग्रह और तो हमारे डेली यूज की चीजें हैं। गाँव में जड़ी बूटियां बहुत हैं। अगर उनका वो ज्ञान सरकार उनको आदेश करे, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के, तो वो इसका लाभ बखूबी गांव में दे सकते हैं। और गांव में एक शिक्षा अभियान चलना चाहिए, जागरूकता अभियान चलना चाहिए। बहुत सही। और जो गांव के हॉस्पिटल्स हैं आयुर्वेदिक को या पीएचसी बंद पड़ी है वहां पर, उनको एक जागरूक केंद्र कार्यकर्ताओं के गांव की टीम बनानी चाहिए। आशा कार्यकर्ताएं हैं, सबको लेकर के गांव में ना एक जागरूक युवा अभियान चलाना चाहिए सरकार को। और जब तक हम एक प्राइमरी एजुकेशन इससे तय नहीं करेंगे तब तक हम भविष्य में इससे निजात नहीं पा सकते हैं। तो घर घर प्राइमरी एजुकेशन की जरूरत है इस समय और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि कोरोना क्या है। कोरोना के बाद लगभग 80% 70% केसेस में काला फंगस किस तरह काम कर रहा है और ये नॉर्मल भी काला फंगस पहले भी था। हाँ। ऐसा नहीं है कि आज कोई नई चीज है। इस पे हम लोगों ने काफी काम किया है और हमने इसको पहले ठीक करते भी चले आए धीरे धीरे। पैंडेमिक के बाद जो
इस समय इसने अपना रूप बदला है, वो थोड़ा खतरनाक हो गया है। और इसके लिए हमें चाहिए कि केवल आयुर्वेदा का ही सहारा ना ले। आयुर्वेदा का सहारा लेंगे 2-3-4 दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप पहले दिन से अपने फैमिली डॉक्टर और पास का जो हॉस्पिटल हो जहाँ एक्सपर्ट पैनल वाला अस्पताल हो, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं, हार्ट को भी तकलीफ पहुंच रही है, काला फंगस से सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है, तो आपको एक्सपर्ट पैनल के अस्पताल पे जाकर के उसका सहारा देना चाहिए। बहुत पहले दिन से ही आयुर्वेद की तो खाने पीने की चीजें हैं, हमने 2 पहलवान में मारामारी होती तो एक जीतता है, एक हारता है, क्योंकि एक तगड़ा होता है, उसका विल पावर भी तगड़ा होता है, शरीर का पावर भी तगड़ा होता है। तो विल पावर और शरीर के पावर की जो केमिस्ट्री है वो हम आयुर्वेदा से लेकर के और एलोपैथिक दवाई का तत्काल सहारा लेकर के बीमारी से तुरंत निजात पा सकते हैं। और ये बीमारी खतरनाक भी है, हमें पॉजिटिव सोच की जरूरत है, ना कि नेगेटिव सोच की हवा आया। तो हमको इसमें सहारा लेना है पॉजिटिविटी का, गांव के वातावरण का। गांव में जो खराब पीएचसी पड़ी है वहाँ पे शिक्षा केंद्रों का इस तरह की जो मेडिकल शिक्षा छोटे छोटे पैरामेडिकल स्टाफ को बुला के गाँव के पढ़े लिखे जो हाई स्कूल पास बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देनी चाहिए। और जिले के अंदर जो सरकारी अस्पताल पड़े उसमें जगह है, उनको पीजी कॉलेज की तरह से यूज करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन सेंटर की तरह से इन बीमारियों को लेकर, पैंडेमिक को लेकर के। क्योंकि जो कोरोना है वो जाते जाते अपने साथ कई, कोरोना से पहले तो हमें मैनेजमेंट करना ही चाहिए, लेकिन कोरोना जाते जाते अपने साथ हजारों बीमारियां और छोड़ के जाएगा। साथ में हमारा वायरस लोड बॉडी का बढ़ेगा और दिमाग का लोड भी बढ़ेगा। सरकार, डॉक्टर, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इनके बीच एक केमिस्ट्री सेट जाए, ठीक, तो ये बीमारी से हम तुरंत निजात पा जाएंगे, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। डॉक्टर शीतल वर्मा है हमारे साथ। डॉक्टर शीतल, यहाँ पर प्राइम न्यूज के दर्शकों को अगर आप ये संक्षेप में बता पाएं कि उनको किस तरह की सावधानियां रखनी है और किन लक्षणों पर विशेष नजर रखनी है ताकि वो आसानी से खुद ही पहचान सकें कि हम ब्लैक फंगस के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। जो भी पेशेंट हैं, जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जिनको पता है कि हमें डायबिटीज है, भी पेशेंट हैं, अगर उनको कैंसर है, अगर उनको कोई पहले से ही कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं, इस तरीके के मरीज अगर इनको कोरोना हो जाता है तो ये जो इलाज इनको प्राप्त हो रहा है वो तो हो ही, उसके साथ साथ ये अपने जो नॉन कोविड बीमारी है उसके लिए भी जो इस डॉक्टर से परामर्श ले रहे थे उससे परामर्श लेते रहे। नहीं अगर वो डॉक्टर अवेलेबल है तो ई संजीवनी या टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म से अपने ट्रीटमेंट को, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं एहतियात से। और जो कोरोना कोविड प्रोटोकॉल्स के सजेशंस हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो उनके घर वाले हैं वो फॉलो करें। और अगर कोई नया सिम्टम होता है तो उसके लिए तुरंत ही जाके किसी भी अपने नजदीकी अस्पताल जो कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो वहां जाके अपना सही से पूरा इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक वर्कअप कराएं ताकि अर्ली डायग्नोसिस ही आपको आपकी जान बचा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, लगातार बहुत सारे आरोप गौरव जी आप पर भी लगा रहे थे, आप उनके उत्तर दे रहे थे, आप अपने उत्तरों को गौरव जी को दे सकते हैं। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि गांव में व्यवस्था जो है वो राम भरोसे चल रहा है सब कुछ, तो इसके मतलब उच्च न्यायालय झूठ बोल रहा है क्या? उधर विपक्ष कह रहा है, हम सब कह रहे हैं कि गांव में और शहरों की हालत खराब है, विपक्ष भी झूठ बोल रहा है। उधर जनता कह रही है कि हमारे यहाँ पे कोई किट नहीं आ रही है, आपके लोग जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देती है, जनता कहती है ना कोई किट आती है, ना कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना कोई दवा की व्यवस्था है। इसके मतलब उच्च न्यायालय झूठ बोल रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है, जनता झूठ बोल रही है, पत्रकार झूठ बोल रहे हैं जो वहाँ दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो एक तरफ बीजेपी खड़ी है, दूसरी तरफ पत्रकार बंधु खड़े हैं, विपक्ष खड़ा है, न्यायालय खड़ा है, उच्च न्यायालय खड़ा है, जनता खड़ी है। अब अंदाजा लगा लीजिए झूठ कौन बोल रहा है। सब एक ही बात तो कह रहे हैं। और इसी उच्च न्यायालय ने ये भी बोला था कि आप लॉकडाउन लगा दो, क्योंकि लॉकडाउन की आवश्यकता है 5 शहरों में। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लॉकडाउन नहीं लगाया था इन्होंने। और हम लोगों ने कहा था लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगाना जरूरी है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों की मौतें होने लगी कि गांव-गांव तक जब पहुंच गया कोरोना, फिर लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना क्या मतलब निकलता है भाई? आपने तो लोगों को मार डाला ना, आपके गलत फैसले के आप तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने बोला था लॉकडाउन के, आपने हाई कोर्ट की बात कब सुनी? सत्ता विपक्ष की बात कब सुनते हैं? जनता की बात कब सुनते हैं? मीडिया जो आपको बोलता है कब सुनते हैं? किसी का नहीं सुनते। आपको मीडिया मैनेजमेंट करना है बस।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जनता की मौतों के साथ मत खेलिए। जनता की मौत हो रही है इसमें। सरकार का क्या बिगड़ रहा है? सरकार तो हेलीकॉप्टर लेके घूम ही रही है। सरकार का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता तो आम जनता का है। मौत तो आम जनता की हो रही है, लाशों तो उनको जार पर नोच रहे हैं, उनके परिवारजनों को नोच रहे हैं, हमारे आपके परिवारजनों को नोच रहे हैं। सरकार का क्या है भाई इसमें, जरा बता दीजिए मुझे। तो इसलिए मैं सरकार से बार बार कहता हूं, सरकार आप काम कीजिए, आप छोड़िए इस तरह की आंकड़ों से कलाबाजी, छोड़िए ये मैनिपुलेशन जो आप करते हो बार बार। हम तो आंकड़ों के साथ आपको बताया, हम कोई बीजेपी की इस तरह हवाबाई तो बातें की नहीं, या उच्च न्यायालय ना बोला हो तो बताइए। उच्च न्यायालय तो यहाँ तक बोला ये नरसंहार है। अब उच्च न्यायालय भी झूठ बोलता है, बोलते उच्च न्यायालय झूठा है, बोलते हमें कोई दिक्कत नहीं, बोलते उच्च न्यायालय झूठा है, ये झूठ बोलता है, ये विपक्ष झूठ बोलता है, जनता सारी झूठ बोलती है, ये मीडिया झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। मतलब बीजेपी सही बोल रही है। कम से कम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? अपने लोग मारे जा रहे हैं, उनको भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, ये चिंता की बात है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहिए। काम की बजाय आप विपक्ष पे ना टारगेट करके आप कैसे टारगेट कर सकते हो कि आप जनता को मदद दिलाओ, उस पर टारगेट कीजिए। ये देखिए किट खोजते घूमते हैं, किट खोज रहे हैं, ये नहीं मेडिकल किट खोजे वो नहीं मिल रही इनको, यहाँ पे राशन किट खोजे वो नहीं मिल रही इनको, एजुकेशनल किट खोजे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए वो किट इनको नहीं मिल रही है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन किट खोजे वो किट नहीं खोज पा रहे हैं, ब्लैक फंगस किट खोजे वो नहीं खोज पा रहे हैं। कमाल है भैया। यहाँ पे जो हमारे गरीब जनता उनके लिए फाइनेंशियली किट खोजे वो भी नहीं खोज पा रहे हैं, ना ये फाइनेंशियली किट खोज पा रहे हैं, ना मेडिकल किट खोज पा रहे हैं, ना राशन किट खोज पा रहे हैं, ना यहाँ ब्लैक फंगस किट खोज पा रहे हैं, ना यहाँ पे ऑक्सीजन किट खोज पा रहे हैं। बताइए ये किट इनको नहीं मिल रही है, पॉलिटिकल किट मिल जा रही है, पॉलिटिकल किट खोज के ले आते हैं ध्यान भटकाने के लिए। इसके मतलब ये कुछ नहीं, ये हार चुके हैं मन से। ये जनता के लिए राजनीतिक ऑप्शन किट खोज रहे हैं जनता से, तो जनता अब इनको देने वाली नहीं है। ये लिए हेलीकॉप्टर जो राजनीतिक ऑक्सीजन किट खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता अब इनको देगी नहीं। ये चाहे कितना भी लिए हेलीकॉप्टर दौड़ते रहे, क्योंकि जनता के साथ अन्याय हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता की मौत हुई है और मौत के बदले में कोई किसी को माफ नहीं करता है। इसलिए आपको राजनीतिक किट ऑक्सीजन किट नहीं मिलेगी जनता से, चाहे कितने भी आप मीडिया मार्केटिंग कर लीजिए। बिल्कुल गौरव जी, तो इनकी बातों से बिल्कुल साफ है कि आपको तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनके हिसाब से जनता की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, विपक्ष के पास भी शिकायतें जाती होंगी, जनता अपनी समस्याएं रखती है। क्या आप आश्वासन प्राइम न्यूज के माध्यम से पूरे देश को, प्रदेश को यहाँ पर दे पाएंगे कि भले ही ब्लैक फंगस का साया इस वक्त मंडरा रहा हो, पूरी तरह से आप उसमें सफलता पा लेंगे एक दिन? देखिए, स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई हो तो 100% जनता सुरक्षित हो इसका दावा कोई नहीं कर सकता, दुनिया के विकसित देश में नहीं कर सकते। परंतु भारत में जिस तरीके से, जिस मनोयोग से और जिस समर्पण और सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से काम किया है और सभी जिलों में वो संगठन की मदद से, सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से, जो अभूतपूर्व है, जिसकी सराहना, भूरी भूरी सराहना विदेशी संस्थाओं ने भी की है, WHO जैसी संस्थाओं ने भी की है और विपक्षी दल के नेताओं ने भी की है। ये तो समस्या समाजवादी पार्टी और वामपंथी और कांग्रेसी जो पूरी तरह से झूठ को 100 बार बोलते हैं और उसको सच बनाने का, साबित करने का प्रयास करते हैं और मीडिया फोबिया से ग्रसित हो जाते हैं और इस तरह का दुष्प्रचार केवल मीडिया के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। वहीं हमारी सरकार और हमारी पार्टी के संगठन के लोग जमीन पे उतर करके काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं में इनके साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहता है और ये वहीं दूर की जो राजनीति करते हैं, झूठी जो राजनीति करते हैं, उसमें ये पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। हाईकोर्ट की जहां तक बात है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हाईकोर्ट से सभी वक्तव्य को माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया है, सिरे से खारिज किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। ये कहते हुए उच्च न्यायालय का जो वक्तव्य है उनका निजी मत हो सकता है या सलाह हो सकती है, परंतु इसे आदेश न माना जाए। लॉकडाउन की भी जहां तक बात थी, सरकार लॉकडाउन को बहुत बारीकी से नजर में रखी हुई थी, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख करके भी चलना है। आज हमारी सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त तक सभी गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न का वितरण, सूखे अन्न का वितरण, भोजन की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कराई जा रही है, उनको भत्ते दिए जा रहे हैं। ये भी जब देखने की आवश्यकता है कि सरकार हर फ्रंट पे काम कर रही है, क्योंकि
जीवन भी लोगों का बचा रहे, आजीविका भी बचा रहे, महामारी से हम लड़ते भी रहे और 4 कदम आगे की योजना भी बनाते रहे। इसलिए हमारा प्रदेश सुरक्षित है और निरंतर पिछले 21 दिनों से देखिए लगातार यह आंकड़ा घटता चला जा रहा है। लेकिन ये 20 दिन पहले वाले आंकड़े पर आकर के इनका रिकॉर्ड अटक गया है। वही गाते रहेंगे, 2022 तक गाते रहे, लेकिन हमारा काम है प्रदेश के अंतर में सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करना, वो हम करते रहेंगे। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से अपना दावा बिल्कुल साफ रखा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, ब्लैक फंगस को लेकर हम लोग अवेयर हैं, हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं, जो भी एंटी फंगल दवाएं हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन विपक्ष ने भी जिस तरह पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर अपनी आवाज उठाई, अपनी बात रखी कि अगर सरकार की तैयारियां पूरी हैं तो आखिर मंजर इस तरह का नजर क्यों आता है, प्रदेश में लगातार केस सामने क्यों आ रहे हैं। लगातार प्राइम न्यूज भी इसी बात पर फोकस रखता है कि कोरोना जब तक आपके बीच में है, जब तक इससे जुड़ी हुई अन्य संबंधित बीमारियां सामने आती हैं, हम आपको हर एक सेकंड अपडेट करते रहेंगे, आपको हम जगाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।